इस लड़के के लालची पेरेंट्स ने इसको डीमन के हाथ में बेच दिया सिर्फ चंद रुपए के लिए। तो अब इसकी जिंदगी कैसे कटने वाला है और क्या होने वाला है इसके साथ, चलिए देखते हैं इस कहानी में। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम है सुजुकी इरोमा, जो कि सिर्फ 14 साल का है और ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा हार्डशिप से गुजरा है। इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे कठिनाइयाँ आई हैं। इसे 14 साल के उम्र में ही काम करने के लिए भेज दिया इसके माँ बाप ने, क्योंकि इसके पेरेंट्स जो है वो काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही इरोमा शिप में काम कर रहा होता है, मगर तभी उसे शिप से टेलीपोर्ट कर लिया जाता है। तो वो देखता है उसके सामने एक डीमन है जो उसे लेके जा रहा होता है। वो डीमन उससे कहता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मुझे बेच दिया और अब तुम मेरे साथ चलोगे मेरे डीमन वर्ल्ड में। डीमन वर्ल्ड में लाने के बाद वो डीमन बोलता है इरोमा से कि मुझे तुम्हारा दादा बनना है, इसलिए प्लीज तुम मेरे पोते बन जाओ। तो इरोमा बहुत सॉफ्ट दिल का लड़का होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है उस डीमन के साथ और डीमन का पोता बन जाता है। फिर वो डीमन बोलता है कल से तुम्हें स्कूल जाना है और फटाक से इरोमा के कपड़ा चेंज कर देता है और तुरंत ही अपने मैजिक से उसका एक रूम खड़ा कर देता है और वो कहता है तुम यहाँ पे सेफ रहोगे जब तक यहाँ के डीमन को मालूम नहीं चल जाए तुम एक इंसान हो। अगर उन्हें मालूम चल गया तुम एक इंसान हो तो वो तुम्हें खा जाएंगे। फिर इरोमा सोने जाता है और बोलता है शायद ये बहुत बुरा सपना है। फिर वो अगले दिन उठता है तो वो देखता है ये एक बुरा सपना नहीं बल्कि ये सच्चाई है। उसके बाद इरोमा स्कूल जाने के लिए रेडी होता है और वो जाता है स्कूल में और उसके स्कूल का नाम है द बाबरेज द डीमन स्कूल। वो स्कूल में जाता है तो देखता है वहाँ पे जितने डीमन है वो सभी के पास और वो सभी डीमन स्कूल उड़ के आते हैं। फिर वो स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी में बैठा होता है और उसके आसपास सब खतरनाक डीमंस होते हैं और वो सभी डीमन आसपास बात कर रहे होते हैं कि हमें एक बहुत लजीज सी खुशबू आ रहा है। ये सुन के वो एकदम से डर जाता है। इरोमा कोशिश करता है वो लोगों में घुल मिल के रहने का। उसका ये सोच ही बन के रह जाता है जब उसे मालूम चलता है स्कूल का प्रिंसिपल उसका दादाजी है और उसके दादाजी स्टेज पे आके वो सभी से बोलते हैं ये है मेरा पोता इरोमा और तुम लोगों को सभी को मैं इसकी एक फोटो दे देता हूँ। उस स्कूल का एक प्रथा होता है कि स्कूल का सबसे टैलेंटेड लड़का स्टेज पे आके भाषण देगा और वो लड़का होता है आस्मोडियस। और एंड मोमेंट पे आके वो लोग अपना स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं और वो लोग बोलते हैं इरोमा स्पीच देगा। इरोमा स्पीच देने जाता है तो उसे कुछ सोचता नहीं है कि उसे क्या बोलना है। उसके सामने एक चिट्ठी आता है जो उसके दादाजी ने लिखा होता है और उस पे एक स्पेल लिखा होता है। स्पेल को ही पढ़ने लग जाता है। तो स्पेल पढ़ने के बाद वो सभी लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं, इरोमा की तरफ देखने लग जाते हैं और वो सभी लोग बोलते हैं तुम एक फॉर्मेटर स्पेल पढ़ा है जो इस स्कूल में पढ़ना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर ये स्पेल काम करेगा तो तुम पूरे दिन के लिए गिरोगे नहीं। और फिर इसके बाद आस्मोडियस इरोमा को चैलेंज करता है और बोलता है स्पीच देने का काम मेरा था पर तुमने मेरा स्पॉटलाइट छीन लिया है, इसके लिए अब तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगा। और वो फटाफट इरोमा के ऊपर फायरबॉल अटैक करने लग जाता है और इरोमा सभी उसका अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है इरोमा वो सभी अटैक को इस वजह से डॉज कर पा रहा होता है उसके पेरेंट्स ने उसे बचपन से छूट दिया होता है कि जा तू अपनी जिंदगी जी। इसी के लिए इरोमा का डॉजिंग स्किल सबसे अच्छा होता है। और आस्मोडियस 20 मिनट अटैक करने के बाद इरोमा से बोलता है तुम तो सभी मेरे अटैक को डॉज कर रहे हो। उसके बाद आस्मोडियस फायर शॉट लेकर इरोमा के ऊपर अटैक करने जाता है मगर इरोमा आस्मोडियस को सीधा पीछे से उठा के पटक देता है और इरोमा आस्मोडियस को इस वजह से पटक पा रहा होता है क्योंकि उसने फॉरवर्ड स्पेल पढ़ा था। उस स्पेल के कारण इरोमा तो नीचे गिर नहीं सकता था। आस्मोडियस इरोमा से बोलता है इरोमा आज से मैं तुम्हारा एक गुलाम हूँ, क्योंकि यहाँ का नियम है कि जो भी एक डीमन दूसरे डीमन से हारेगा वो उसका गुलाम बन के रहना पड़ेगा। इसके लिए आज के बाद से मैं तुम्हारा एक गुलाम हूँ। और पहला दिन ही इरोमा को एक उसका गुलाम मिल गया। फिर उसके अगले दिन प्रॉपर उसका क्लास का दिन होता है क्योंकि उसका ओरिएंटल नहीं होता है, डायरेक्टिव क्लास होता है। इरोमा जैसे ही अगले दिन स्कूल जाता है कि देखता है आस्मोडियस उसका 6 घंटे से इंतजार कर रहा है और आस्मोडियस उसे बताता है कि आज के दिन में हमारा फैमिलियर डे है और हमें खुद के लिए एक डीमन को समन करना पड़ेगा जो कि कभी भी हमारे मुसीबत में साथ देगा। और समनिंग करने वाले के मैजिक पे डिपेंड करता है कि वो कैसा डीमन समन कर पाता है और वो किसी तरीके का डीमन समन कर सकता है जैसे ड्रैगन, लायन, किसी भी तरीके का डीमन समन कर सकता है। और आस्मोडियस बोलता है तुम्हारे फैमिलियर के ऊपर तुम्हें रैंक मिलेगा और इस दुनिया में तुम्हें बेटर डीमन बनने के लिए तुम्हें रैंक अप करता रहना पड़ेगा। उसका टीचर काले को एक समनिंग पैक देता है और बोलता है तुम सभी को ये समनिंग पैक यूज करना पड़ेगा ताकि मुझे मालूम चले कि तुम अच्छे से समनिंग कर रहा है कि नहीं। उसके बाद सभी एक एक करके अपना डीमन समन करने लग जाता है। आस्मोडियस समन करता है गॉर्गन स्नेक को जो हाई लेवल का समनिंग माना जाता है। काले को उसे बोलता है बहुत अच्छा समनिंग है ये। उसके बाद समन करने के बाद रहते हैं इरोमा के, मगर समन करने का काम होता है डीमन का। डीमन एक फैमिलियर को एक बार समन कर सकता है और अगर इंसान समन करे तो क्या होता है, इरोमा जैसे ही समनिंग करने लग जाता है उसके पास फैमिलियर समन नहीं होता है बल्कि काले गोसेन से टीचर समन हो जाता है। जैसे ही काले गोसेन से को इरोमा देखता है इरोमा सोचता है ये कैसे हो गया। फिर इरोमा को समझ में आता है मैंने काले गोसेन से दिया हुआ पेपर यूज किया इसीलिए काले गोसेन से समन हो गया है। उसी वजह से काले गोसेन से अभी इरोमा के एक फैमिलियर समन और काले गोसेन से जैसे ही पूरा समन हो जाता है वो छोटा सा चिड़िया टाइप हो जाता है। उसके बाद
बाद काले हुसैन से और इरुमा दोनों प्रिंसिपल के पास जाते हैं और बोलते हैं प्लीज ये सबने रिचुअल कैंसिल। उसके बाद प्रिंसिपल बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कम से कम 1 साल तक ले तो कैंसिल नहीं हो सकता है। और तो और फैमिली ने अगर मालिक के ऊपर हमला करने की कोशिश किया और उसे मारने की कोशिश किया और उसका कोई भी बात नहीं माना तो उसमें पनिशमेंट अपने आप चढ़ जाएगा। और अगर तुम दोनों ने जानबूझ के रिचुअल तोड़ने की कोशिश किया तो तुम दोनों ही मर जाओगे। उसके बाद ये बात भी स्कूल के पेपर में पब्लिसिट हो जाता है कि इरुमा ने काले हुसैन से एज ए फैमिलियर समनिंग किया है और तो और उसने पहले दिन ही आसमोसिएट को धोबी पछाड़ दिया था। ये सारी बातें उस न्यूज़पेपर में छप गया होता है। उसके बाद इरुमा एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है क्लारा। क्लारा इरुमा से बात करने लग जाती है और खुद का इंट्रोडक्शन देने लग जाती है। तभी वहाँ पे एक टीचर आता है। क्लारा, आसमोडियस, इरुमा तीनों को बांध के बाहर फेंक देता है। फिर वो तीनों बाहर जाने के बाद क्लारा इरुमा से बोलती है प्लीज प्लीज क्या तुम मेरे साथ खेलो। जैसे इरुमा से रिक्वेस्ट करता है प्लीज बोलता है कि इरुमा के दिल को छू जाता है और इरुमा उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। आसमोडियस को भी नहीं चाहते हुए उसके साथ खेलना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे 3 सीनियर आता है और बोलता है क्लारा क्या तुम मुझे कुछ पीने के लिए दे सकती हो। तो क्लारा अपने जेब पे हाथ मारता है और उसे कुछ पीने के लिए दे देता है। उसके बाद वो तीनों सीनियर फिर आते हैं और बोलते हैं क्लारा क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो। तो क्लारा अपने जेब पे हाथ मारता है और कुछ खाने के लिए उन्हें दे देता है। उसके बाद इरुमा पूछता है क्लारा से क्लारा ये तुम क्या कर रही हो। तो क्लारा बताता है इरुमा से कि ये मेरा फैमिली का ट्रेट है, मैं जो चाहूँ वो इसके अंदर से निकाल सकती हूँ। बस मैं अपने दोनों जगह पे हाथ मारूंगी और मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। उसके बाद क्लारा इरुमा को कुछ खाने के लिए देता है ताकि इरुमा उसके साथ खेल सके, मगर इरुमा बोलता है कि मुझे तुम्हारे से कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो क्लारा को लगता है कि इरुमा उसके साथ नहीं खेलेगा, मगर इरुमा बोलता है मैं तुमसे बिना कोई चीज़ लिए ही तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये सुन के क्लारा बहुत ही खुश होता है। उतने वो तीनों सीनियर फिर से आ जाता है क्लारा से मांगने के लिए कुछ खाने के लिए। तो क्लारा अपने जेब से वेल्डिंग मशीन निकालता है और उसके ऊपर दे मारता है तो बोलता है ये लो तुम्हें जो चाहिए, जो इसमें पैसे डालो निकाल लो। उसके बाद अगले दिन इरुमा के दादाजी बोलता है इरुमा तुमने तो 2 दोस्त बना लिया है। तो इरुमा कहता है मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये मेरे दोस्त है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी दोस्त बनाए ही नहीं, हम सिर्फ साथ में खेलते हैं और साथ में रहते हैं। तो उसके दादाजी बोलते हैं यही तो दोस्त होते हैं। तो इसके बाद हमारे ज्ञान जाता है स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे देखते हैं ये लोग हर इंसान को उसके लेवल के हिसाब से खाना दिया जाता है और इरुमा और आसमोडियस को रैंक नहीं दिया जाता है, इसके लिए उनको लेवल 0 का खाना मिलता है। तो ये लोग खाना खाने बैठते हैं तो जिन लोगों ने क्लारा को परेशान किया था वो लोग इन लोगों के लिए 50 प्लेट का ऑर्डर डाल देते हैं। इरुमा वो 50 प्लेट खाना सभी खा जाता है एक झटके में। उसी वक्त वहाँ का दुकानदार क्लारा को धक्के मार के बाहर निकाल रहा होता है और वो बोलता है तुम यहाँ से सामान उठाती हो और उसका पैसा नहीं भरती हो। इसी वजह से कैंटीन में बहुत ही शोर शराबा होने लग जाता है। तभी वहाँ पे काले गुस्से से टीचर आता है और बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी क्लारा काले गुस्से को पकड़ लेती है, बोलती है टीचर मैंने सुना है आप इरुमा के फैमिलियर है। फिर क्लारा इरुमा से बोलता है इरुमा वो स्टिकर अपने हाथ पे लगाओ और अपना हाथ ऊपर करो। और जैसे इरुमा ऐसे करता है कि काले को समन हो जाता है एज ए फैमिली। ये देख के क्लारा बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वो दुकानदार उन सभी पे अटैक करता है, बोलता है तुम लोगों ने मेरे दुकान से वापस सामान कैसे उठाया। ये देख के वो सभी वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। उसके बाद इरुमा क्लारा और आसमोडियस से पूछता है क्या तुम दोनों मेरे दोस्त बनोगे। ये सुनकर वो दोनों बोलते हैं वो दोस्त क्या होता है। फिर इरुमा एक्सप्लेन करता है कि दोस्त क्या होता है। इसी तरह इरुमा 2 दोस्त बनाने में कामयाब हो जाता है सच में। फिर अगले दिन इरुमा के दादाजी बोलते हैं इरुमा तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें सभी के साथ घुल मिल जाना है, सभी से अलग नहीं दिखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें डाल दिया मिसफिट की क्लास में तुम्हारे दोनों दोस्तों के साथ। फिर अगले दिन इरुमा स्कूल जाता है अपने दोनों दोस्तों के साथ। तो उसे अपने स्कूल में जाने के बाद उसे अपने क्लास में जाने के लिए उसे एक गुफा में जाना पड़ता है। वो गुफा के अंदर जैसे ही जाते हैं कि उनको दिखता है कचरे वाला एरिया। उस कचरे वाला एरिया के बगल में ही उसका क्लासरूम होता है। वो क्लासरूम में जैसे ही घुसता है वैसे ही उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है साफ। और वो इरुमा से बोलता है तुम मेरे राइवल हो, मैं डीमन किंग बनना चाहता हूँ और मैं रैंक उन पे जाऊंगा। तो इरुमा बोलता है रैंक उन क्या होता है। तभी वो एक्सप्लेन करता है डीमन वर्ल्ड में 10 रैंक होते हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक होते हैं और लेवल 10 रैंक को ही उन रैंक बोलते हैं जो सबसे टॉप रैंक होता है। और जो लेवल पे 10 पे जाता है उसे ही डीमन किंग की कुर्सी मिलता है। वो सब ये बात कर ही होते हैं तभी वहाँ पे काले गुस्से से उसका टीचर आता है और वो इरुमा को अपने क्लास में देख के बहुत ही परेशान हो जाता है। मगर वो साथी सभी से बोलते हैं अभी तुम्हारा फाइनल एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये पूरा वैली को तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा एंड पॉइंट तक तुम्हें जाना है। वहाँ जाने का 2 रास्ता, एक है जो बहुत लंबा है, एक छोटा है जो बहुत खतरों से भरा है। वो कहते हैं तुम्हारा रैंक डिटरमेंट होगा फैमिली समनी की वजह से और रेट्स की वजह से। ये दोनों को मिला के तुम्हारा रैंक तुम्हें दिया जाएगा। वही सापनक बोलता है मुझे छोटा रास्ता लेना चाहिए क्योंकि डीमन किंग को एक खतरों से भरा रास्ता लेना चाहिए। इस बार डीमन किंग की कुर्सी खाली भी है, मैं फटाक से रैंक अप करके फटाक से डीमन किंग की कुर्सी ले लूंगा।
काले को बोलता है तुम वो रास्ता मत लो, अभी वो रास्ता बंद है, क्योंकि वहाँ के जो गार्डियन है वो बहुत ही अभी गुस्से में है। वो ऐसा बोल के रेस चालू कर देता है। सारे के सारे डीमन पंख निकाल के उड़ने लग जाते हैं। इरुमा उधर खाई में गिरने लग जाता है। सारे के सारे डीमन धीरे धीरे रेस में आगे बढ़ने लग जाते हैं, मगर इरुमा को एक काले कौवे पकड़ के ले जा रहा होता है। उसके बाद वो कौवा उड़ते उड़ते डर जाता है, इरुमा को गार्डियन के घोंसले में गिरा देता है। इस पर गार्डियंस लड़ रहा होता है सांप नोक से। तभी इरुमा देखता है गार्डियन के घोंसले में जो उसका बच्चा होता है उसे चोट लगा हुआ होता है। तो फिर इरुमा उसका चोट ठीक करने के लिए जाता है, जिसमें गलती से वो गार्डियन के बच्चे के जख्म में इरुमा का एक बूंद खून गिर जाता है। तभी उसका चोट फट से ठीक हो जाता है। ये देखकर इरुमा सोचने लग जाता है, लगता है इंसान का खून डीमंस के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके बाद वो गार्डियन का बच्चा इरुमा को अपने पीठ पे बैठाता है, उड़ा के ले जाने लग जाता है कहीं पे। उसी वक्त सांप नोक लड़ रहा होता है उस गार्डियन से, और सांप नोक बोल रहा होता है, लगता है मैं डीमन किंग बनने से पहले ही मारा जाऊंगा। वो उस गार्डियन के अगेंस्ट पहले ही हार मान लिया होता है, मगर वो फिर सोचता है नहीं, मैं एक डीमन किंग बनने वाला हूँ, मैं इसे हार नहीं मान सकता हूँ। वो उसके बाद अपना ब्लड लाइन मैजिक यूज करता है। उसका ब्लड लाइन मैजिक ये होता है कि वो जो चीज चबाएगा वो उसका वेपन उसके हाथ में आ जाएगा। तो वो धराधर वेपन बनाता है और धराधर अटैक करता है उस गार्डियन के ऊपर, मगर उसका कोई भी अटैक उस गार्डियन पे काम नहीं कर रहा होता है। तभी वो गार्डियन सांप नोक पे अपने फाइनल अटैक करने वाला होता है। तभी इरुमा आता है और रोक देता है सब कुछ। वो जो गार्डियन का बच्चा होता है वो गार्डियन से बात करता है और बोलता है ये लोगों ने मेरी जान बचाया है। उसके बाद गार्डियन और गार्डियन का बच्चा दोनों ही इरुमा के सामने बाव करते हैं। फिर सारे बच्चे धीरे धीरे रेस कंप्लीट करते हैं। पहले रैंक पे आते हैं आस्मोडियस, दूसरे रैंक पे आता है क्लारा, क्योंकि वो आस्मोडिया के पीठ पे बैठ के आया था। ऐसे करके बहुत टाइम बीत जाते हैं और इरुमा और सांप नोक के कुछ पता नहीं रहता है। तो काले के सुन से वो दोनों का नाम लिस्ट से कट कर देता है। तभी वो देखता है इरुमा और सांप नोक दोनों ही वो गार्डियंस के बच्चे के ऊपर बैठ के आ रहा होता है, और सांप नोक के आगे इरुमा बैठा होता है। उन लोग को रैंक देने की बारी आती है तो काले को सुन से एक उल्लू को बुलाता है। उस उल्लू के जेब में हाथ डाल के लोगों को अपना रैंक लेना होता है। तो आस्मोडियस को मिलता है रैंक नंबर 4, क्लारा को मिलता है रैंक नंबर 3। ऐसे ही सभी बच्चे को रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 मिलता है, और सांप नोक को भी मिलता है रैंक नंबर 2। तो उसके बाद जैसे इरुमा की बारी आती है वो डालता है आउल के जेब में हाथ, तो उसके हाथ में कोई भी बैच नहीं आता है, बल्कि आता है एक रिंग जो कि गोल्डन कलर का होता है। वो देख के सांप नोक बोलता है कि ये अंगूठी है डीमन की। तभी उस अंगूठी के अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकलता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिसकी आवाज पूरे स्कूल में गुज रहा होता है। उसके बाद आस्मोडियस और सांप नोक दोनों इस आवाज को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उसे रोकने में वो नाकामयाब होते हैं। तभी वहाँ पे इरुमा के दादाजी आ जाते हैं और स्पिरिट को अपने मैजिक से शांत कर देते हैं। तभी वो बताते हैं इस अंगूठी का नाम है ग्लिटरेस, और अंगूठी जब भी किसी के हाथ में आते हैं वो कभी भी नहीं गलता है। इन सभी तमाशों में इरुमा के कोई रैंक नहीं मिलता है। इन द एंड सभी स्कूल वाले डिसाइड करते हैं कि इरुमा को रैंक नंबर 1 दे दिया जाए। इसी के साथ इरुमा को मिल जाता है रैंक नंबर 1 और प्लस में डीमन किंग की रिंग। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं एंड हुआ।